तो आज हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दूसरी क्लास है, जिस दूसरी क्लास में हमने लास्ट क्लास में जाते जाते यही कहा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं और बगल में हमने डबल सॉल्ट लिखा था। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लास्ट पॉइंट था वो हमने यही लिखा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी देखने को मिलती है, एक है प्राइमरी वैलेंसी और एक है सेकेंडरी वैलेंसी। वेयरएज डबल सॉल्ट में सिर्फ एक ही प्रकार की वैलेंसी थी, वो कौन सी वैलेंसी थी? प्राइमरी वैलेंसी थी। इसी बात को बोलने वाले साइंटिस्ट का नाम था वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, और इन्होंने जो थ्योरी दिया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्नर्स थ्योरी कहते हैं। तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ्रेड वर्नर ने इन द ईयर 1948 एक थ्योरी दिया है जो किस कॉन्सेप्ट को उजागर करती है। द कॉन्सेप्ट जिसको ये उजागर करती है वो है दो बातें। एक है ये कहता है कि किसी भी एक मेटल की हमेशा दो वैलेंसीज होती हैं, एक होती है इसकी प्राइमरी वैलेंसी और एक इसकी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। एक होती है इसकी प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये बात जो दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं ये जिसने बताया था उसका नाम था अल्फ्रेड वर्नर, और उसी के नाम से ये थ्योरी बना वर्नर्स थ्योरी। डन। तो आपके पास शीट है, ये शीट जिसे मैं पढ़ा रहा हूं इसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना है। इसको आप देखिए, उसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके डायरेक्टली वहां से पढ़िए। नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। क्लियर? अब क्या है ये वैलेंसीज, पहले उसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है वैलेंसी? तो ऐसा मानते हैं कि जो भी मेटल है, खास करके कौन से मेटल, तो सारे मेटल्स ऐसी वैलेंसी नहीं दिखाते हैं। स्पेशली एक स्पेशल टाइप का मेटल है जिसका नाम है मेटल्स बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक के मेटल्स? डी ब्लॉक के मेटल्स। ये जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं इसमें ही ये सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ AVAI, नो, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये उसकी खास कारण है। मेरे पास घर खाली होगा तब ना मैं उसमें इलेक्ट्रॉन को जगह दे पाऊंगा। घर ही खाली नहीं रहेगा तो मैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कहां से जगह दूंगा? तो घर का खाली होना जरूरी है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो तभी करेगा जब उसके पास खाली जगह होना चाहिए। खाली जगह किसके पास है? डी ऑर्बिटल खाली है, और डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट का ही खाली रहेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ही ज्यादातर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जहां पर जो ऑर्बिटल है वो खाली है। ऑर्बिटल खाली होने की वजह से हर एक मेटल कितने प्रकार की वैलेंसी दिखाता है? दो प्रकार की वैलेंसी दिखाता है। एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, निकल Ni, एग्जाम्पल है Ni NH3 होल 4 बड़ी ब्रैकेट बाहर बना हुआ है Cl2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका सेंट्रल मेटल है। ये जो निकल है इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल कहते हैं। इस मेटल को 4 अमोनिया NH3, इसके पास लोन पेयर, NH3 इसके पास लोन पेयर, NH3 इसके पास लोन पेयर और NH3 इसके पास लोन पेयर। ये चारों अपने लोन पेयर को इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इसको अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और साथ में दो कौन लगे हुए हैं? Cl भी लगे हुए हैं। साथ में दो और कौन लगे हुए हैं? Cl भी लगे हुए हैं। ये जो दोनों Cl हैं
जिस ये वाला जो हमने डॉटेड वाला बॉन्ड दिखाया है, ये बॉन्ड किसको डोनेट करता है? प्राइमरी वैलेंसी को डोनेट करता है, डिनोट करता है। और ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है वो किसको डिनोट कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी को। उल्टा लिख दिए क्या ऊपर वाले में? सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करता है? डिनोट करता है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, इसको आप हमारे एक एग्जाम्पल जो सर ने मुझे दिया था जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था, सेम वही एग्जाम्पल मैं आज आपको देता हूं। क्या है? जो मेटल है, इसका मन नहीं भर रहा है। इसका मन नहीं भर रहा है मतलब ये शादी किया है क्लोरीन से। ये निकल किससे शादी किया है? क्लोरीन से। तो ये क्लोरीन इसकी वाइफ है। लेकिन आजकल आप जानते ही हैं कितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह का चक्कर सब चल रहा है, इतना सावधान इंडिया और पता नहीं क्या क्या सब दिखाया जा रहा है। तो निकल जो है, चूंकि उसके पास बहुत जगह है, पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग 3-3 4-4 शादी क्यों करता था? कि उस पास पैसा बहुत था। एक को आगरा फोर्ट में रख दिया, एक को दिल्ली फोर्ट में रख दिया, एक को महाराष्ट्र में कहीं, एक पुणे में कहीं फोर्ट में रख दिया, अलग अलग जगह। इतना पैसा है, कोई कितना 3-4 वाइफ वो लोग रखते थे। आज के दिन में भी जितने भी राजा महाराजा जो एग्जिस्टिंग हैं, सबका 3-4 वाइफ है। क्यों? क्योंकि वो रख सकता है, उसके पास उतना पैसा है। लेकिन आम आदमी जैसे हम लोग, आपके तरह लोग, एक वाइफ और उसका एगो बच्चा हो जा रहा, तो उसी का ट्यूशन फीस देने में आदमी और स्कूल फीस देने में हालत खराब है। लेकिन वो रख सकता है। तो कब रख सकता है? जब उसके पास औकात है रखने का। इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये एक से ज्यादा वाइफ रख सकता है, और प्लस सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी NH3 के मदद से। ये जो दूसरा वाला एक्स्ट्रा मैरिटल इसका अफेयर है, इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो क्लोरीन है, जो कि इस डब्बा के क्या है? बाहर है, वो क्या है? इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। और हर एक मेटल जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जिसका डी ऑर्बिटल खाली है, उसके पास कितने तरह की वैलेंसी देखने को मिली? 2 तरह की वैलेंसी देखने को मिली। एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। कोई डाउट? यह बात पहली बार किसने ऑब्जर्व किया? वर्नर ने किया, और इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहते हैं? वर्नर्स थ्योरी कहते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या अंतर है? तो कुछ 3-4 बातें हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, और सेकेंडरी वैलेंसी वो तो आप यहां से देख सकते हैं, ये दोनों जो बॉन्ड बने हैं ये आयनिक बॉन्ड है। क्लोरीन का जो बॉन्डिंग हुआ है ये आयनिक बॉन्ड से हुआ है, वेरएज ये लोग कौन सा बॉन्ड बनाए हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो एक तो बेसिक डिफरेंस यही है। वैसे शीट में बाकायदा डिफरेंस लिखा हुआ है। पहला पॉइंट कहता है, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल के बराबर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल के बराबर। वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी ये क्या है आपको नहीं पता, पर बस ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के बराबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको देखेंगे कि क्या होता है। पर अभी फिलहाल के लिए जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि इसका ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस। इट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस। इट इज satisfied by ions whereas it is satisfied by ligands। अब ये ligands क्या है?
ये भी हम लोग देखेंगे कि लिगेंड किसको कहते हैं। इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। अब एक नया शब्द आया, लिगेंड्स। अब इस लिगेंड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो यही है। तो ये लिगेंड्स से सेटिस्फाई होता है और ये आयन से सेटिस्फाई होता है। पॉइंट नंबर 3, क्या बोले दोस्त? लिगेंड्स, नो? अबे मेरे को पता है लिगेंड्स होता है, वो टी लिख दी है, होता लिगेंड्स ही है, वो भू गलती हो सकती है। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी जो है ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। ये कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर? क्यों ये नॉन डायरेक्शनल है नेचर में? बिकॉज ये आयनिक बॉन्ड से बना है। ये किससे बना है? आयनिक बॉन्ड से बना है। आयनिक बॉन्ड से इसका निर्माण हुआ है। वेयर एज ये जो होता है ये डायरेक्शनल नेचर होता है। डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज इसका निर्माण कैसे हुआ है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हुआ है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण आयनिक बॉन्ड से होता है और इसका निर्माण कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होता है। और आखिरी पॉइंट है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, जो कहता है ये आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है। आपने जब डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा था तो डबल सॉल्ट में सारे के सारे अपने आयंस में कन्वर्ट हो जा रहे थे, पर ये अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो ये आयनाइजेबल नहीं है, ये आयनाइजेबल है। तो ये भी एक पॉइंट है। इट इज आयनाइजेबल, इट इज आयोनाइजेबल, ये आयनाइज हो जाता है। वेयर एज दिस इज नॉन आयनाइजेबल, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। और एक आखिरी पॉइंट है, एक आखिरी पॉइंट है, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। आखिरी पॉइंट है, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। ये एक आखिरी पॉइंट और है इसका, फिफ्थ पॉइंट। व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट है दे आर नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्रिकल प्रिडिक्शन। इससे ज्योमेट्री का कोई पता नहीं चलता। नॉट हेल्पफुल, नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्री प्रिडिक्शन, वेयर एज इसकी ज्योमेट्री ही इसी के वजह से होती है। वेयर एज इट डिसाइड्स द ज्योमेट्री, इट decides the geometry of compound। तो ये ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करता है। डन। ये 5 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? क्या क्या पॉइंट है एकदम ध्यान में रह गया? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। 3 नंबर में आएगा 5 पॉइंट लिखिएगा, या 2 नंबर में आएगा तो 4-5 पॉइंट उधर भी लिख दीजिए। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। अब देखिए जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट पहले होता क्या है? व्हाट इज पोस्टुलेट? पोस्टुलेट का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई साइंटिस्ट अपनी कोई थ्योरी देता है तो वो कुछ अजम्पशंस के आधार पर देता है, कुछ अजम्पशन लेता है कि भाई हमने ऐसा माना, ऐसा माना, ऐसा माना, तब जाके मेरा जो थ्योरी है वो 100% सही है। तो वो जो अजम्पशंस हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स। तो लिखा है पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। देखते रहिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को आपको समझ में आता चलेगा कि क्या क्या बात उन्होंने कहा है। पोस्टुलेट की पहली बात है, अच्छा, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल हैव 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहला पोस्टुलेट तो यही है जिस बात को अभी हम लोग जिक्र किए कि
जब कभी भी कोई मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा तो उस मेटल की कितनी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो मेटल्स हैव बोथ टाइप ऑफ लिंकेज, मेटल्स हैव बोथ टाइप ऑफ लिंकेज, बोथ टाइप ऑफ लिंकेज, कौन कौन सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पॉइंट नंबर 2 जो कि सेकेंड पॉइंट है, क्या कहता है सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमने ऊपर भी लिखा था, क्या लिखा था, प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, और सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर है, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है। तो ये सब बातें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बस इसको पॉइंट वाइज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देन इज ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ लिए, आयनिक नेचर का होता है, आयनाइजेबल होता है, डायरेक्शन ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के काम नहीं आता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। वेयर सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जान गए कि ये आयनाइजेबल नहीं है, ये डायरेक्शनल नेचर का है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है, और तमाम तरह की बातें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये 2 पॉइंट आपका उधर हो गया। देन एक कॉन्सेप्ट है थर्ड पॉइंट में जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, पॉलीहाइड्रा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, इसको ध्यान से समझिए। अभी एक पॉइंट हमने जब सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ रहे थे तो उसके आखिरी पॉइंट में हमने लिखा था कि ये प्रिडिक्ट करता है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा जो है ये एक्चुअली ज्योमेट्री है, ये क्या है, ज्योमेट्री है ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री है। और ये ज्योमेट्री डिपेंड करता है उसके किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर मुख्यतः जो ज्यादातर देखा जाता है वो 3 ही देखा जाता है। एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दूसरा भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका जो ज्योमेट्री है दैट कैन बी 2 थिंग्स, आइदर टेट्राहेड्रल, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, या फिर दूसरा स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर क्या हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, या तीसरा ऑक्टाहेड्रल होगा, या इसी ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं, बाई पिरामिडल कहा जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा है ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है। द आयन और ग्रुप ऑफ आयन बॉन्डेड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में एटम्स यानी लिगेंड्स के किस प्रकार के अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट के हिसाब से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है जिसकी ज्योमेट्री हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ऑप्शन है, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा नहीं तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, और सेकंड ऑप्शन है कि अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसको ऑक्टाहेड्रल बोलिए या स्क्वायर बाई पिरामिडल आप कह सकते हैं। और इससे जो उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट हम लोग कर रहे हैं इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। स्पेस में उसका अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा मींस अरेंजमेंट इन द स्पेस, स्पेशियल SPATIL, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, ऑफ व्हाट, ऑफ लिगेंड, जो उसकी क्या प्रिडिक्ट करेगा, जो उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करेगा। डन। तो इस तरह से आपका जो पोस्टुलेट है उसको हमने 3-4 पॉइंट में क्या कर दिया, समराइज कर दिया। ये पोस्टुलेट्स बहुत डिटेल में आपके शीट में लिखा हुआ है, हमने उसको बस समझ लिया कि क्या क्या बातें हैं। प्राइमरी लिंकेज होता है, सेकेंडरी लिंकेज होता है। प्राइमरी लिंकेज ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर जो कि आयनिक नेचर का होता है, आयनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में मदद
नहीं करता है। वेयर सेकेंडरी लिंकेज जो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है और 100% ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने के काम आता है। एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा है जो कि स्पेशियल अरेंजमेंट है लिगेंड का एक किसी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, जो कि किसकी वजह से आता है, ओनली बिकॉज ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स माने कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, तो 3 ही हो सकता है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जिसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जिसे स्क्वायर प्लेन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जिसको ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल हम लोग बोल सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए अब हेडिंग डालना है सम इंपॉर्टेंट, या डाला हुआ है आपकी कॉपी में, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सम इंपॉर्टेंट terms related to coordination compound, coordination some important terms related to coordination compound, some important terms related to coordination, some important terms related to coordination compound। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर कई सारे टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो पहला टर्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फर्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? अब ध्यान से देखिए उसकी परिभाषा को और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इट कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन अटैच्ड टू फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कह रहा है कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने आयंस या लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी किस प्रकार का है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था, दैट इज निकल NH3 या CN4, CN4 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, NH3 रहेगा तो प्लस आएगा। NH3 इसके ऊपर चार्ज आया था +2। अब ये जो पर्टिकुलर आपने एक चीज देखा है, इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो आयन है, ये जो आयन बना है, यही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब ये एनायन बोल लिख दिया, ये जो आयन बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पता है कितने प्रकार का हो सकता है? ये 3 प्रकार का हो सकता है। या तो आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाइएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोई ऐसा एंटिटी हो जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको क्या कहते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये फर्दर 3 प्रकार का हो सकता है। एक एक उदाहरण तीनों में लिख देंगे तो मेरा ख्याल से काम चल जाएगा। जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है उसके लिए तो मैं यही लिख देता हूं, NiNH3 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज बैठा दिया, +2। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड, सेम पर्टिकुलर निकल का ही एग्जांपल ले लेता हूं, पर इस टाइम इसके जगह पे Cn डाल देता हूं। अगर Cn डालूंगा तो इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो आ जाएगा -4, और चूंकि इसके ऊपर -4 आ गया तो ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो जो कॉम्प्लेक्स बना वो कैसा बना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना। कई सारे वैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर ये एक एग्जाम्पल आपने देखा। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पर चार्ज 0 है, जैसे एक इसी का निकल का ही मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, निकल, और यहां पर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहा हूं, ये भी 4 ले रहा हूं, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है। अगर चार्ज 0 है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा,
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और इन सारी एंटिटीज को ही हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखते हैं, वो तीन ही प्रकार का हो सकता है, या तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, या एनायनिक कॉम्प्लेक्स, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो कौन सा चार्ज? जीरो चार्ज है। अगर ये आपने समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको समझ में आ गई। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? तो उसने डेफिनेशन में लिखा है, इट कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन अटैच्ड टू द फिक्स नंबर ऑफ आयन और लिगेंड मॉलिक्यूल्स। कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर ऑफ थ्री टाइप्स, आयनिक, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब इसको सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्यों बोला वो समझते हैं। मान लीजिए ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक आपने ऐसा निकल NH3 2+ लिखा है। अब ये जो अंदर लिखा हुआ निकल है, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ निकल है, जिस निकल को ये चारों अमोनिया अपने नाइट्रोजन को क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसको क्या कर रहे थे? डोनेट कर रहे थे। ये चारों अमोनिया अपने नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है इसको क्या कर रहे थे? डोनेट कर रहे थे। तो ये जो एक्सेप्ट करने वाला मेटल है, जो चार चार लिगेंड के 4 लोन पेयर इन टर्म्स ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया उसने? एक्सेप्ट किया। ये जो एक्सेप्ट करने वाला मेटल है, इसी मेटल को आप क्या कहते हैं? दिस मेटल इज ओनली कॉल्ड एज निकल। इसी मेटल को आप क्या कहते हैं? निकल। मतलब सेंट्रल मेटल एटम। क्या कह रहा है? डेफिनेशन देखिए, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल और आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और ग्रुप ऑफ आयंस। भाई या तो ये अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की जगह पे कोई और भी हो सकता है। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा था, वहां पे मैंने Cn- लिखा था, ये लिखा था ना, अभी याद करिए। एक एग्जांपल जब मैं एनायनिक लिगेंड का लिख रहा था तो वहां पे हमने Cn- माने Cn लिखा था। अब ये जो Cn- होता है ये आयन होता है। Cn- क्या होता है? आयन होता है। तो ये आयन भी हो सकता है या फिर कोई एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? इधर लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहे हैं? एक ऐसे मेटल को जिसके बगल में वो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के रखा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं। कह रहा इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल एटम और आयन टू विच द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। एक और बात उसने कह दी कि ऐसे नहीं कैसे भी जुड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर देखिए क्या है, जितने लिगेंड होते हैं ना उसके अनुसार से आप क्या बताते हैं, इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर। पर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया है। और स्क्वायर प्लेनर होने की वजह से यही लिगेंड क्या डिसाइड करते हैं? उस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम का स्पेस में किस प्रकार से अरेंजमेंट है वो भी यही डिसाइड करता है। अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज रेफर्ड एज लुईस एसिड। तो एक और बड़ी अच्छी बात उसने कही कि इसी मेटल को आप क्या कहते हैं? लुईस एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लुईस एसिड? बिकॉज लुईस एसिड्स आर दी मेटल विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये दी एलिमेंट which accepts electron is called Lewis acid, is called Lewis acid। तो ये मेटल चूंकि चारों लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। द सेंट्रल मेटल और आयन आर जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो सेंट्रल मेटल होते हैं ये इसके दो ही लोग यहां पर रह सकते हैं। कौन कौन सा? मैंने आपसे कहा कि वो कौन हो सकता है? आइदर वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है। अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्रांजिशन, डी एंड एफ ब्लॉक आप लोग का पढ़ाई हुआ है? हुआ ना, आप लोग कह रहे थे हो गया है स्कूल में। ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट अगर हुआ, एफ ब्लॉक एलिमेंट अगर हुआ तो इस एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये इसका नाम क्यों पड़ा ये तो पता ही होगा, कोई बात नहीं बता देता हूं क्यों नाम पड़ा, उसको देख लीजिए। थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल तो याद होगा, उसका डायग्राम कैसा रहता है वो सब थोड़ा बहुत तो याद है ना, ऐसे करके बना रहता है, ऐसे नीचे बना रहता है, इतना तो ध्यान है। वैसे तो वहां पर भी दिख रहा है, पर यहां देखिए पहला और दूसरा तो ऐसे हैं, तो ये तो एस ब्लॉक हो गया, इसके इधर वाला पी, ये पूरा होता है डी। पर इसी में लास्ट का जो 2 पीरियड होता है, यहां पर आप देखिएगा कभी तो लिखा रहता है 57 से लेकर ऐसे करके कुछ एक नंबर लिखा रहता है, और वही जो एलिमेंट्स हैं जो यहां पर चूंकि एक लाइन में अट नहीं पाए तो उसको हम लोग कहां ले आए? नीचे ले आए। एक को लेंथोनॉइड सीरीज और एक को एक्टोनॉइड सीरीज बोलते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में ही प्रेजेंट है, इसीलिए ट्रांजिशन के चूंकि अंदर ही है तो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। एंड दे आर 14 इन नंबर। कितने नंबर में होते हैं? 14 नंबर। देख लीजिए 57 से लेके 71 तक टोटल कितना है? 57। वाई दे आर 57 14 इन नंबर? उसका कारण है कि वो 4F14 आप जो पढ़े थे, तो चूंकि वो ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप में, यानी 6s में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसी टाइम पे 4f पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो 4f में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। तो वो 14 इलेक्ट्रॉन जो 4f का वहां पर एंट्री हुआ है, उसको तो एक लाइन में अगर 14 डाल देते तो पीरियोडिक टेबल बाहर भाग जाता। तो हमने क्या किया, उस 14 एलिमेंट को अलग से एक सीरीज मान लिया जिसको लेंथोनॉइड सीरीज कहते हैं, और जैसे ही वो 5f में आया होगा तो उसको एक्टोनॉइड सीरीज बोल के हमने उन दोनों को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही वो था पर लिखे बाहर हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों? व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट? ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, डी एंड एफ ब्लॉक बोले आप लोग स्कूल में खत्म हो गया और ये सब नहीं बोल पा रहे हैं। व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट is called as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? उसका कारण बड़ा ही सरल है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक्सेप्ट 3 जिंक, कैडमियम और Hg, एक्सेप्ट 3 जिंक, कैडमियम और Hg। एग्जाम में डी एंड एफ ब्लॉक में यह सवाल पूछता है। क्या पूछता है? ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड Hg आर ट्रांजिशन एलिमेंट, बट ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब एक स्टेटमेंट कह रहा हूं, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन। गलत कि सही? ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, सही और गलत? ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, सही या गलत? गलत। ऑल दी ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, सही या गलत? सेकेंड वाला सही है। क्यों? ट्रांजिशन वाला डी ब्लॉक है पर ऑल डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है तो बाकी तीनों का छोड़ दीजिए, मैं जिंक के ऊपर आता हूं। जिंक का आप कंफिग्रेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10। क्या यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो जंपिंग नहीं करेगा एक जगह से दूसरे जगह, और एक जगह से दूसरे जगह, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में अगर जंप नहीं किया तो वो ट्रांजिशन नहीं करेगा। कैसा? डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जब कोई इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है तो उसको क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। एक डी ऑर्बिटल की एक डी ऑर्बिटल में है, वहां से जंप मार के, क्योंकि वो कैसे हैं? सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी,
ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल हुआ और वहां पर अगर मान लीजिए किसी के पास, मान लीजिए ऐसा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों के पास दो अगर खाली जगह है तो चांसेस हैं कि ये आपस में क्या करेंगे? जंपिंग कर सकते हैं। ये आपस में क्या कर सकते हैं? जंपिंग कर सकते हैं। और अगर ये आपस में जंपिंग करेंगे तो ट्रांजिशन करेंगे। कैसा ट्रांजिशन? डीडी ट्रांजिशन। कैसा ट्रांजिशन? डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन कौन करेगा? जिसके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये ट्रांजिशन करेगा? नहीं करेगा। अगर ट्रांजिशन नहीं करेगा तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो किसको किसको नहीं बोलेंगे? जिसका जिसका सारा डी ऑर्बिटल क्या होगा? फुल होगा। जैसे 3d10 है तो CD में क्या आएगा? 4d10 आएगा, और HG में क्या आएगा? 5d10 आएगा। इसका सारा डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, तो ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। और उसने क्या बोला? डी ब्लॉक एलिमेंट दिखाता है या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट दिखाता है? स्पेसिफिकली उसने लिख दिया ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल में जगह खाली रहना चाहिए ताकि वो जंपा जंपी खेल सके। अगर जंपिंग नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो फिर वहां पर ये वाली कहानी संभव नहीं है। तो सेंट्रल मेटल कोई भी नहीं बन सकता है, उसका एक कंडीशन है कि कौन बन सकता है। ट्रांजिशन बनेगा और इनर ट्रांजिशन, और जिसका सारा डी ऑर्बिटल भरा हुआ है वो ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा, और ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा तो वो सेंट्रल मेटल एटम नहीं बन पाएगा। वैसे ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था, ये डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछता है कि वाई जिंक कैडमियम, आप 10 ईयर लास्ट 10 ईयर खोल के देखेंगे तो 5 बार कम से कम 10 साल में सवाल पूछा है, वाई जिंक कैडमियम एनर्जी आर नॉट डी ब्लॉक, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन कर देंगे। और इधर का भी लॉजिक क्लियर हो गया कि भाई अगर इसका सारा डी ऑर्बिटल फील्ड है, लेकिन अगर मैं Zn2+ की बात करूं तो Zn2+ ट्रांजिशन है कि नहीं है? अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, तो अब उसके पास खाली ऑर्बिटल है, अब वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो अब वो ट्रांजिशन दिखाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। नेक्स्ट है थर्ड इंपॉर्टेंट, दैट इज लिगेंड्स। दैट इज लिगेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज लिगेंड। तो पहला कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दूसरा सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और तीसरा लिगेंड्स। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन में मैंने सारे एग्जाम्पल इसके ही दे दिए, NH निकल के ही दे दिए, और भी कुछ एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। जैसे ये मिटा रहा हूं इधर से, है ना, समझ गए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे FeCN होल 6 और +-3 -2, ये कुछ दिया है। तो ये आप बताइए कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? ऑब्वियसली जो मेटल इस लिगेंड के बगल में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं। नेक्स्ट है लिगेंड। अब ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। आपने एग्जांपल अभी जो लिखा था, क्या लिखा था? FeCN होल 6, ऊपर में लिखा आपने 2-, मान लीजिए ये आपका Fe है। अब इसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? CN, 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 एक CN ऊपर होगा, एक CN ऊपर होगा और एक CN नीचे होगा। और आपका जो एग्जाम्पल था दैट वाज FeCN होल 6, बाहर 2-। अब ये जो चारों CN हैं, ये सारा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से
इसको अपना क्या सारा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और इससे जो स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है दैट इज, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने की वजह से इसका जो शेप है वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसका शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल शेप समझते हैं ना कैसा होता है, कैसा होता है, ये मान लीजिए आपका एक स्क्वायर शेप्ड एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बीच में सेंट्रल मेटल है, इसके चारों कॉर्नर्स पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर 4 CN यहां लगे हुए हैं, एक CN ऊपर यहां लगा हुआ है और एक CN नीचे यहां लगा हुआ है। इस तरह का कोई अरेंजमेंट जहां पर 6 लिगेंड इस प्रकार से आपस में अरेंज किए गए हो, जिससे यहां पर देखिए एक पिरामिड यहां बनेगा और एक पिरामिड नीचे, तो इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं, तो इसी को ऑक्टाहेड्रल शेप बोला जाता है। डन। तो ये जो लिगेंड्स हैं, मतलब ये जो एटम या मॉलिक्यूल या आयंस हैं जो अपने लोन पेयर को किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को डोनेट करते हैं, इन्हीं बेचारे कंपाउंड्स को या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। दीज आर ओनली कॉल्ड एज लिगेंड्स, इन्हीं को आप क्या कहते हैं, लिगेंड्स। तो देखिए क्या कह रहा हूं, मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज लिगेंड। These are the ions or molecules bounded to central metal atom or ion through coordinate bond। तो मैंने आपसे बताया कि ये किस तरह के बॉन्ड से किस तरह के बॉन्ड से डोनेशन देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपना डोनेशन देते हैं। और अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपना डोनेशन देंगे तो डायरेक्शनल होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे, ये डायरेक्शनल नेचर के होंगे। कैसे होंगे, डायरेक्शनल नेचर के होंगे। और ये हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं करेगा। कितना करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, डोनेट करेगा। थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड एज लिगेंड। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लुईस बेस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लुईस बेस, बिकॉज दीज molecules or ions donate इलेक्ट्रॉन। और जो मॉलिक्यूल्स और आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर लिगेंड है वो फर्दर 3 प्रकार के होते हैं। ये जो पर्टिकुलर लिगेंड है वो फर्दर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं। इसकी गिनती जो है वो सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं है नंबर में। पॉजिटिव लिगेंड में एक आता है नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसोनियम आयन NO+, एक है NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। एक सेकंड है जिसका नाम है NH2NH3+, और इसका नाम होता है हाइड्राटीनियम आयन। दिस इज हाइड्राटीनियम आयन। और एक तीसरा है जिसका नाम है नाइट्रोनियम NO2+, नाइट्रीनियम आयन। तो कुल मिलाकर ये जो आयंस की संख्या है जो कि पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, ये मात्र कितने हैं, 3 हैं। ये ओनली कितने हैं, 3 हैं, इससे ज्यादा और नहीं। और इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देन होता है न्यूट्रल लिगेंड। देन होता है, सेकंड में आता है न्यूट्रल लिगेंड। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, न्यूट्रल लिगेंड आप किसको बोलेंगे, न्यूट्रल लिगेंड आप उसको बोलेंगे जिसमें
लिगेंड के ऊपर चार्ज न हो, जैसे एक होता है NH3, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है पानी, इस तरह के तमाम बहुत सारे हैं, जैसे NO C6H6, कुछ लिस्ट में नाम दिया हुआ है, NO C6H6, C2H4 एंड और भी बहुत सारे हैं जो बिना चार्ज वाले हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब एक है इसमें EN, देख रहे हैं EN है, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, इथिलीन ETHENE, इथिलीन। इथिलीन है कि इथीन है? इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, CH2 इस पर लगा होता है, इधर NH2, इधर लगा होता है NH2, इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, और ये इस प्रकार से लोन पेयर से क्या करता है, डोनेट करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। डन। और एक आखिरी प्रकार का लिगेंड होता है, अच्छा इनके नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो नाम है ये सब याद रखना है, जैसे NH3 अमीन, CO, तो इसका नाम मैं लिस्ट लिखवा दूंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, वाटर एक्वा, नाइट्रोसिनियम तो नाइट्रोनियम, ये सब नाम आपको लिखवा देंगे हम, पर ये अभी नाम में इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग। अभी क्या चीज में इंटरेस्टेड है? अभी सिर्फ ये चीज में इंटरेस्टेड है कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और कौन न्यूट्रल है। और तीसरा जो टाइप ऑफ लिगेंड है, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड जो है, दैट इज नेगेटिव लिगेंड। तो लिगेंड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। एक है पॉजिटिव लिगेंड, एक है न्यूट्रल लिगेंड और एक है नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड तो अधिकांश आप लोग जानते ही हैं, F-, Cl-, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, Br-1, आयोडीन -1, NO2 -1, SO4 2-, CO3 2-, कार्बोनेट, तमाम तरह के जितने भी SHOH, SH-, OH-, O2-, S2- और CH3COOH, CH3COO-, CN- एंड मेनी मोर। इसका कोई लिमिट तो है नहीं, तो चलता जाएगा। इस प्रकार से कई सारे हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव लिगेंड। तो सिंपल है क्लासिफिकेशन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव लिगेंड, जिसके ऊपर नो चार्ज नेगेटिव लिगेंड, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव लिगेंड। आज की क्लास में यहीं तक हम लोग रखेंगे। अगली क्लास में इसी लिगेंड को फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, एक नया शब्द है डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन आप देखिए ये किसके आधार पर था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर 3 प्रकार का, पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ये कई प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, बाइडेंटेट, चिलेटिंग, एम्बीडेंटेट, बहुत सारे टाइप के होते हैं। वो सारा टाइप हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद इसी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। जो लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसका ऑलरेडी 1-2 लेक्चर हम लोग पहले ले चुके हैं, आप उन वीडियोस को देखिए। उसको देखने के बाद ये लेक्चर में आइए और इस शीट का हमने PDF का लिंक दे रखा है, इसको डाउनलोड करिए। नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली आप इस लेक्चर को पढ़ सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।